रैपिड रिवीजन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहीं ना कहीं हिस्ट्री का नॉस्टैल्जिया इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है हर एक व्यक्ति के जीवन में। कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि इस चैप्टर में आपको देखने को मिलता है, एक तो पूरी कहानी है। क्या बोला तूने? लुईस 16 के राजा बनने से लगाकर नेपोलियन के पावर में आने तक और पावर से जाने तक की पूरी कहानी चैप्टर में क्या क्या होता है वो सब कुछ चैप्टर में बताया गया है। और दूसरा, इस कहानी में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, जैसे विमेन ने इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में विमेन की क्या स्थिति थी, क्या हो रहा था क्या नहीं, वो सब कुछ। स्लेव्स के बारे में कि स्लेव्स की क्या स्थिति थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में, स्लेवरी क्या थी, ये सब कुछ। और तीसरा है, इस पूरे रेवोल्यूशन का एवरीडे लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर कुछ उसी स्टाइल में शुरू होता है जिस तरह से बॉलीवुड मूवीज बैकड्रॉप में जाके शुरू होती है। 14 जुलाई 1789 के दिन बेस्टाइल, जो कि फोर्ट्रेस प्रिजन था, जेल थी, वहां पे जाके कुछ लोगों ने हमला कर दिया, गार्ड्स को मार दिया, हथियार लूट लिए। पर सवाल यह कि ऐसा क्यों, इस चीज को समझने के लिए फिर पीछे चलते हैं। फ्लैशबैक। 1774 लुईस 16 राजा बन गया, तिलक लगा दो। अब यहाँ पे राजा बनने के साथ साथ 20 साल में उसकी शादी भी करवा देते हैं, बहुत प्रेशर भाई के ऊपर। और राजा भी बन गया, शादी भी हो गई, और साथ ही साथ क्या है, उसको खाली तिजोरी भी मिलती है। व्हाट वर द रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस? फ्रांस की तिजोरी खाली क्यों थी? लड़ाई में एंगेज थे, बहुत सारा पैसा जा रहा था, इतना बड़ा पैलेस था, उसको मेंटेन करने में खर्चा लगता था। अमेरिकन इंडिपेंडेंस में, जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट में अमेरिका लड़ रहा था, और ब्रिटेन फ्रांस का भी दुश्मन, तुमने बोला कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो उसे मदद कर रहे थे अमेरिका को। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे वो भी बहुत ज्यादा होते थे, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीजें मेंटेन करना। इन सारी चीजों के अलावा लोन और लोन के ऊपर इंटरेस्ट, इन कारणों से तिजोरी खाली थी। तिजोरी भरने का एकमात्र तरीका था टैक्स बढ़ाया जा सके, लेकिन टैक्स बढ़ाने में भी समस्या थी, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी एक फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड थी, जहां पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के लोग प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, टैक्स नहीं देते थे, और यही लोग पैसे वाले थे, सारे नोबल्स और क्लर्जी लोग। और थर्ड स्टेट के लोग, जिसमें पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर पूरा बर्डन था टैक्स का। टिथ और टेल दो प्रकार के टैक्सेस थे। एक टैक्स वो जिसमें पूरी टोटल प्रोड्यूस का 1/10 देना पड़ता था चर्च को, जिसे टिथ कहा जाता था, वो टैक्स था। टेल एक तरह का टैक्स था जो डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता था, और ये सारा बर्डन थर्ड स्टेट के ऊपर। गरीबी में गीला आटा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन डेवलप हो जाती थी। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, फसल खराब हो गई, और इसी फसल खराब होने में कभी कभी मौसम खराब हो जाता था, तो जो फसल होना है वो भी नहीं हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ जाती थी। जब आदमी का सर्वाइवल ही डिफिकल्ट हो जाए तो उसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन कहते हैं। इस सिचुएशन में जीना मुश्किल था, लेकिन कुछ लोग प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। तो एक मिडिल क्लास इमर्ज होती है, जो कि थर्ड स्टेट में से ही निकल के आती है, आसमान से नहीं टपकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, गणित सिंपल है, इंडस्ट्रीज से पैसा आया, जिन लोगों के पास पैसा आया उन्होंने शिक्षा लिया, शिक्षा लेने से उन लोगों को नया सोचने समझने का एक तरीका मिला। तो यहां पे फिलोसोफर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जैसे जॉन लॉक, रूजो, मोंटेस्क्यू। ये वो फिलोसोफर्स थे जिन्होंने आइडियाज दिए। कैसे आइडियाज? जैसे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक कहते हैं कि डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए मोनार्क का, कि बस पैदा हो गए राजा के घर में तो जैसा चाहे वैसा करे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं रूसो। स्पिरिट ऑफ लॉज में जैसे आप देखेंगे तो मोंटेस्क्यू ये कहते हैं कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एक ही राजा सारी पावर अपने हाथ में नहीं रखेगा, वन मैन आर्मी नहीं बन सकता है वो। अब इस तरह के आइडियाज जब मिडिल क्लास के लोगों ने पढ़े, जाने, समझे, तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। तिजोरी अभी भी खाली थी। राजा ने सोचा तिजोरी भरने के लिए एकमात्र तरीका है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, पर राजा अकेले टैक्स बढ़ा नहीं सकता था। एक प्रैक्टिस थी कि तीनों स्टेट्स को बुला के मीटिंग करवाई जाए, स्टेट जनरल की मीटिंग। और स्टेट जनरल की मीटिंग में फर्स्ट स्टेट से 300 लोग, सेकंड स्टेट से 300 लोग, और थर्ड स्टेट से 600 लोग आते हैं। पर समस्या यह थी कि तीनों स्टेट को एक एक ही वोट था। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि हम 600 लोग हैं, हमारी जनसंख्या डबल है, तो हमारा वोटिंग राइट भी 2 होना चाहिए। पर राजा ने वो बात नहीं मानी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। लोग भी नाखुश हो गए। थर्ड स्टेट के लोग उस मीटिंग को लात मार के फुटबॉल बनाते हैं और एक टेनिस कोर्ट पे जाके इकट्ठे होते हैं, मैच नहीं खेलेंगे। वहां पे वो एक कसम खाते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन से राजा की पावर पे चेक लगाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाना चाहते थे। जब नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में व्यस्त थी। फ्रांस में स्थिति बिगड़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस था, लोग रोड पे उतर आए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन
राजा एक्सेप्ट करेगा या ना करेगा ये सोचता, उसके पहले ही सिचुएशन बिगड़ गई। लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला कर दिया। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड किंग एक्सेप्टेड कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगा। मोनार्की भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी था। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस। मतलब राजा रहेगा लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, ठीक उसी तरह से जैसे बिल्ली के गले में घंटी। अब यहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होगी। लेकिन दोगलापन ये था कि अब ये जो नेशनल असेंबली बनेगी, इसमें जो लोग चुनाव के थ्रू चुनेंगे कि कौन नेशनल असेंबली में जाएगा, वहां पे वोट सबको नहीं मिलेंगे। एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया। एक्टिव सिटीजंस यानी कि वो जिनके पास वोटिंग राइट होगी, पैसिव सिटीजंस वो जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होगी। एक्टिव सिटीजंस में सारे मेन होंगे, 25 साल से ऊपर होंगे और टैक्स देने वाले होंगे, बाकी सब पैसिव सिटीजन। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बधाई हो। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। विमेन के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, ध्यान रखिएगा। कहानी आगे बढ़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सही तरह से चलना चाहिए थी, लेकिन आपने सुना ही होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वही हुआ। लुईस 16 को ऐसा लग रहा था कि उसकी पावर्स को लिमिट लगा दी गई है, जो कि सही भी बात थी। और उसे देखकर जो आजू बाजू के मोनार्क्स थे वो भी सोच रहे थे कि आज फ्रांस में और कल हमारे यहां हो जाएगा। तो ये सारे राजा महाराजा लोग जो थे वो आपस में प्लानिंग करने लगे और उन्होंने ये सोचा था कि जो गवर्नमेंट 1789 के बाद में स्टैब्लिश हुई है नेशनल असेंबली वाली, उसको हटा दिया जाएगा। अपन लुईस 16 की मदद के लिए चलते हैं। मस्त प्लान है। लेकिन इससे पहले कि दूसरे मोनार्क्स लुईस 16 की मदद करते, नेशनल असेंबली ने दूसरे मोनार्क्स के ऊपर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। और ये रेवोल्यूशनरी वॉर में सारे लोग जगह जगह से आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वहां का नेशनल एंथम मर्सिडीज तभी लोगों को मिलता है। अब 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन सबको वोटिंग राइट नहीं मिले। तो कुछ लोगों को लगा कि रेवोल्यूशन और चलते रहना चाहिए, चलो। अब इस केस में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं। उन पॉलिटिकल क्लब्स में एक फेमस और प्रोमिनेंट पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब। ये जो जैकोबिन क्लब था, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के द्वारा लीड किया जा रहा था, जिसने लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक साथ जोड़ा और रेवोल्यूशन को कैरी आउट करने की बात रखी। जैकोबिन क्लब के मेंबर अपने आप को दूसरे मेंबर से अलग दिखाने के लिए सैन क्लूटोस कहलाते थे, जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। उनके यूनिफॉर्म ही अलग थे, रंग बिरंगे थे, डॉक वर्कर्स की तरह थे। जैकोबिन क्लब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, फ्रांस में सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी, राजा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। इन्हीं पूरी स्थिति में जैकोबिन क्लब के लोग जिस पैलेस में राजा को रखा गया था उस पैलेस पे हमला करते हैं। ये डिक्लेयर करते हैं कि आज से सरकार लेस प्रॉस्परस सेक्शन के लोगों की होगी और जो नई सरकार बनती है वो नेशनल असेंबली को हटा के कन्वेंशन कहलाती है। कन्वेंशन मुकदमा चलाती है राजा के ऊपर। 1793 में लुईस 16 वाज एग्जीक्यूटेड। अब पावर में आ गया है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने पूरी तरह से मोनार्की को खत्म करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बना दी थी और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट में जब वो रूल करता है 1793 से 94 तक, उस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया है। इस पूरे पीरियड में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सीवियर पनिशमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। जो उसके अगेंस्ट में बोलेगा उसे फांसी लगा दी जाएगी। कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। उसने सारी चीजों में बदलाव ला दिया। एक तरह से उसे लगता था कि अपुनिच भगवान है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। उसने वेजेस पे, गुड्स की प्राइसेस पे, सब पे मैक्सिमम सीलिंग फिक्स कर दी। इक्वालिटी ब्रेड सबको मिलेगी, कोई एक्सपेंसिव फ्लोर नहीं खा पाएगा। मॉन्सियोर मैडम जैसे वर्ड यूज नहीं होंगे, सब सिटीजन्स होंगे। साथ ही साथ उसने सारी चर्च की बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया था ऑफिसेज में और बैरक्स में। उसके जो सपोर्टर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के, अब वही चाह रहे थे कि भगवान बस करो, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर को ही एग्जीक्यूट कर दिया गया। मगर क्यों? जैकोबिन गवर्नमेंट का सूर्यास्त होता है। वेल्थियर मिडिल क्लास के लोग फिर से पावर में आते हैं। वो अब एक अलग सिस्टम लेके आते हैं। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी और अब जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी वो 5 मेंबर की होगी, ताकि फिर से कोई एक और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ना आ जाए। लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेकिन अधिकतर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो डायरेक्टरी होती थी उनके बीच में ही लड़ाई होती रहती थी। तो ये डायरेक्टरी वाली जो गवर्नमेंट थी ये भी एक तरह से फेल होती है और इसी का फायदा उठाते हुए नेपोलियन पावर में आते हैं और यहां से फिर नेपोलियन रूल करते हैं और नेपोलियन 1815 में हरा दिए जाते हैं और फिर से कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं। जलवा है हमारा। ये पूरी कहानी थी। अब इस पूरी कहानी में अलग अलग सेक्शंस का क्या हुआ, जैसे कि विमेन, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। जब पुरुष
काम पे थे, लड़ाई में थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब महिलाओं ने घर पे मोर्चा संभाला। उनकी स्थिति बुरी थी और वो ये चाहती थी सिर्फ कि जब हमारी अपनी सरकार बनेगी तो हमारी स्थिति सुधर जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए। फिर आखिरकार 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, लेकिन वहां पे ऐसा लगता है कि प्रैंक हुआ, क्योंकि दी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। महिलाएं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और उन्होंने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल गया, मैरिज अपनी मर्जी से कर सकती थी, डाइवोर्स भी ले सकती थी और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन जब रेन ऑफ टेरर के टाइम पीरियड में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पास पावर थी तो उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी, पॉलिटिकल क्लब्स बंद करवा दिए, फिर भी महिलाएं अपनी लड़ाई लड़ती रही। आखिरकार 1946 में जाके वुमेन को वोटिंग राइट मिला। तो इस बड़े से रेवोल्यूशन में बड़ा सा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन छोटा सा रिकॉग्निशन महिलाओं को। इस रेवोल्यूशन की रेल में स्लेव्स का भी एक एंगल है जो हमें समझना होगा। स्लेव्स हैं क्या? तो सबसे पहली चीज तो यूरोपियन से काम होता नहीं था, उन्होंने लेकिन प्लांटेशन फील्ड डाल के रखे थे अमेरिका में। अब वहां पे काम करने के लिए अफ्रीका से स्लेव्स लाए जाते थे। एक ट्रायंगल बन गया यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, यही था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। स्लेव्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे बहुत डिबेट चला। नेशनल असेंबली चाहती थी स्लेव्स हो, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने स्लेवरी को अबॉलिश किया, लेकिन नेपोलियन ने पावर में वापस आते ही स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये स्लेव्स की रोलर कोस्टर राइड थी। अब आप देखेंगे तो अल्टीमेटली स्लेवरी थी या नहीं थी फ्रांस में, तो 1848 में स्लेवरी को पूरी तरह से खत्म किया गया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी और कैरेक्टर दोनों ही समाप्ति की ओर है, लेकिन इस पूरे रेवोल्यूशन का लोगों के आम जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो अगर समझा जाए 1789 का रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद लोगों को अपने जीवन में यह महसूस हो रहा था कि अब वो खुल के बोल पाते। एक जो मेजर चेंज आया वो यही आया कि सेंसरशिप के लॉज हट गए थे। अब लोग अपने विचार को लिख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे आइडियाज अब पब्लिक डोमेन में थे। सही और गलत में लोग फर्क कर सकते थे। कंक्लूजन में चैप्टर में जो एक हीरो कैरेक्टर था नेपोलियन, उसके बारे में बताया गया है। 1804 में नेपोलियन पूरी तरह से पावर में अपने आप को स्टैब्लिश करता है और नेपोलिक कोड लाता है, जिसमें वो मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप की तरह देखा जाता है। वो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लेके आता है, डेसिमल सिस्टम लेके आता है। लोगों को लगता था कि नेपोलियन बदलाव लाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को यह समझ आने लगा कि नेपोलिक फोर्सेस जिस जिस देश में जा रही थी वो उस देश को जीत ले रही थी। तो बाद में लोगों का जो नेपोलियन के टुवर्ड्स नजरिया था वो बदला भी, और नेपोलियन 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है। यह था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक कहानी नहीं, एक टॉर्च था जिससे लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स के जैसे आइडियाज पूरे वर्ल्ड में फैले। इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान वो लोग थे जिन्होंने इन आइडियाज को चेरिश किया। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। Together we can, we will. Thank you very much.